नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 6000 क्वेश्चन है पूरे, जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी जेई और जो भी रेलवे एग्जाम कैंडिडेट कराता है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। ये 6000 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 26 पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको 1000 क्वेश्चन कराए प्रीवियस ईयर रेलवे के। वो सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन बचेगा और इससे भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। इसके साथ रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको 2024 के। बहुत जल्द खत्म करा दूंगा इसको। अभी 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में पड़ता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम स्टेट का एक काफी बड़ा नेशनल पार्क है और इसको रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया था 1908 में, यानी 1908 में। अगर मैं काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करता हूँ, जो कि गोलाघाट और नौगांव में है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं असम में, उसमें ये काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क असम स्टेट में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी उसको दर्जा मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, क्योंकि वर्ल्ड के 2/3 जो 1 हॉर्न राइनोज होते हैं वो मिलते हैं इस पार्क में। अगर आपको राइनोज देखना है तो आप काजीरंगा नेशनल पार्क जा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी राइनोज हैं उसके 2/3 राइनोज यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा राइनोज मिलते हैं वर्ल्ड में काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगर मैं असम स्टेट की बात करता हूँ तो असम में कितने नेशनल पार्क हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क एग्जाम में बहुत आता है। ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहंग पटकाई नेशनल पार्क। 7th नेशनल पार्क बनाता है दिहंग पटकाई नेशनल पार्क असम का। दिब्रू साइखोवा, रायमोना नेशनल पार्क 6th नेशनल पार्क था असम स्टेट का। देखिए असम के जो नेशनल पार्क है उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जितने भी ये 7 नेशनल पार्क हैं आपको मुंह जबानी रटे होना चाहिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है असम का नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं टॉम इज लोकेटेड इन। हुमायूं का मकबरा देश में स्थित है। हुमायूं सन किसके हैं? किसके सन थे हुमायूं? तो हुमायूं बाबर के सन थे। देखिए बाबर वही शख्स हैं जिसने मुगल डायनेस्टी को बनाया है। तो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो आप लगाएंगे बाबर। बाबर मुगल डायनेस्टी के फाउंडर है और ये फर्स्ट एम्पियर थे मुगल डायनेस्टी के। इनके सन की बात करते हैं तो वो हुमायूं है और हुमायूं सेकेंड मुगल एम्पियर थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड रूलर थे मुगल डायनेस्टी के हुमायूं के सन कौन थे? हुमायूं के सन अकबर थे। तो ये क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए हुमायूं ने 2 काफी बड़ी बैटल्स लड़ी हैं 1539 एडी में। इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा और 1540 एडी में बैटल ऑफ कन्नौज। तो बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा ये बैटल लड़ी है हुमायूं ने। तो बैटल ऑफ चौसा की बात करते हैं तो हुमायूं ने लड़ी है बैटल, और किसके साथ लड़ी थी ये बैटल? शेरशाह सूरी के साथ। काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई है 1539 में। और 1540 एडी में बैटल ऑफ कन्नौज ये भी इन दोनों के बीच में लड़ी गई है। एक तरफ हुमायूं थे, दूसरी तरफ शेरशाह सूरी थे। तो दोनों बैटल किसने जीती है? ये दोनों बैटल जीती है शेरशाह सूरी ने। इसके बाद हुमायूं को भगा दिया था, ये भग गए थे कुछ समय के लिए। जो बैटल ऑफ कन्नौज है, बैटल ऑफ कन्नौज को हम बैटल ऑफ बिलग्रिम के नाम से भी जानते हैं। तो बैटल ऑफ बिलग्रिम या बैटल ऑफ कन्नौज एक ही है और ये दोनों बैटल हुई है, और ये बैटल हुई है 1540 में। अगर हुमायूं टॉम की बात करते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है? हुमायूं का मकबरा बना है न्यू दिल्ली में। एक और क्वेश्चन याद रखिए, जो हुमायूं के फादर है यानी बाबर के टॉम कहाँ बना है? बाबर का मकबरा कहाँ बना है? तो देखिए बाबर की जो मृत्यु हुई थी या डेथ हुई थी वो आगरा में हुई थी। तो जो पहला मकबरा बना है ना बाबर का, वो आगरा में। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 मकबरे हैं बाबर के। पहला जो है वो आगरा में है, दूसरा जो मकबरा है उसके बाद इनके मकबरे को काबुल अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिया था। तो दूसरा जो मकबरा है वो काबुल अफगानिस्तान में। बाबर की ख्वाहिश थी कि मेरा जो मकबरा है मरने के बाद वो काबुल अफगानिस्तान में हो। तो पहला आगरा में, दूसरा काबुल अफगानिस्तान में। तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आता है। बाबर की डेथ हुई थी 1350 में, और बाबर ने जो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर हैं इन्होंने ये डायनेस्टी बनाई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर कॉल्ड। किसी धातु को पतले तारों में परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए कोई मेटल है, ये मेटल है, इसको आपको कन्वर्ट करना है एक थिन वायर में। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। कौन सा
ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट की बात करता हूँ तो कितने प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में? टोटल 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में। मैं आपको 8 प्लैनेट्स के बारे में बताता हूँ सोलर सिस्टम के, कौन कौन से प्लैनेट हैं और सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है सन के। मान लो ये सन है और सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? तो मर्क्यूरी प्लैनेट सबसे पास है सन के। उसके बाद आता है वीनस के बाद आता है अर्थ, के बाद आता है मार्स के बाद आता है जुपिटर के बाद आता है सेटन के बाद आता है यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। तो ये टोटल 8 सोलर सिस्टम में प्लैनेट है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है सन के, तो वो है मर्क्यूरी सबसे नजदीक भी है सन से और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियरेस्ट प्लैनेट है सन के और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अगर सबसे दूर प्लैनेट पूछेगा सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, तो वो है नेपच्यून। जो नेपच्यून है वो सबसे दूर प्लैनेट है सन के, फारदेस्ट प्लैनेट है नेपच्यून सन के। अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो मैंने आपको बता दिया वो है मर्क्यूरी। अगर लार्जेस्ट प्लैनेट की बात होती है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो आप लगाएंगे जुपिटर। जो जुपिटर है ना वो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जिसको हम किंग ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं। तो किंग ऑफ प्लैनेट हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं जुपिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म शॉर्ट जर्नी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शॉर्ट जर्नी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो शॉर्ट जर्नी टर्म है वो बिलियर्ड गेम में यूज होता है। बिलियर्ड गेम क्या होता है? टेबल होती है, उसमें बॉल्स होती हैं, जैसे पूल होता है, स्नूकर होता है और बिलियर्ड होता है। ये तीनों गेम लगभग सेम होते हैं, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दिया। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं वो बताता हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए फुटबॉल में कौन कौन सी टर्म्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? तो बाइसिकल किक टर्म यूज होती है फुटबॉल में। स्टॉपर जो टर्म है वो भी यूज होती है। चेस की बात करते हैं, चेस में कास्टलिंग टर्म यूज होती है चेस में। गोल्फ की बात करते हैं तो इसमें जो टर्म यूज होती है उसको बोलते हैं एल्बस्ट्रोस टर्म किसमें यूज होती है? तो गोल्फ गेम में यूज होती है। फिर लॉन टेनिस की बात करते हैं, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। लॉन टेनिस में वर्ड यूज होता है लव के साथ एक और वर्ड याद रखो जिसको बोलते हैं डोस वर्ड भी यूज होता है। फिर बात करते हैं क्रिकेट में तो बहुत सारे वर्ड आपको याद ही होंगे, मगर एक वर्ड याद रखो जिसको बोलते हैं कल्चरल शॉट हम क्रिकेट में यूज करते हैं। फिर स्क्वैश गेम की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे लेट बॉल यूज होता है इसमें। स्ट्रोक बॉल भी यूज होता है और नो लेट। तो ये वर्ड है स्क्वैश गेम में यूज होते हैं। क्रिकेट की बता दी है, लॉन टेनिस, गोल्फ, चेस और फुटबॉल, ये काफी इंपोर्टेंट टर्म्स है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग। अगर मैं साउथ कोरिया की राजधानी पूछता हूँ आपसे तो उसकी राजधानी क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। और नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो मैं बता देता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्थ कोरिया में बोली जाती है कोरियन लैंग्वेज बोली जाती है नॉर्थ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन और आता है ओथ के बारे में, आर्टिकल 60 में दिया गया है। तो ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की बात करता हूँ तो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इंडिया के? ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है संजीव खन्ना। इनका नाम है संजीव खन्ना जो है हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जो सीजीआई होता है वो मोस्ट सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट को और शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट। अगर मैं टर्म की बात करता हूँ कितने साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, इनकी जो एज होती है अंटिल 65 साल की उम्र तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रह सकते हैं इंडिया के। और आर्टिकल पूछेगा तो 124 आर्टिकल होता है सीजीआई ऑफ इंडिया का। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 124 आर्टिकल है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये पोस्ट बनी कब थी? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब बने थे? 26 जनवरी 1915 में। 26 जनवरी 1950 में ये पोस्ट का फॉर्मेशन हुआ था, यानी पोस्ट बनाई गई थी। और इस टाइम पहले सीजीआई कौन बने थे इंडिया के? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है एच.जे. खानिया। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी पहले सीजीआई है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? देखिए जो जीव मिल्खा सिंह है वो है कौन? मिल्खा सिंह के बारे में सुना होगा आपने। इनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं मिल्खा सिंह को। और इनके सन है जीव मिल्खा सिंह
जीव मिल्खा सिंह एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं, जो गोल्फ गेम होता है वो खेलते हैं जीव मिल्खा सिंह। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 26 पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आपको 2024 के। और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इसकी वैकेंसी आ चुकी है, तो इसके लेक्चर भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रेलवे की हिस्ट्री आती है इसमें। और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के बारे में मैं पहले ही बहुत सारे लेक्चर ले चुका हूँ। रेलवे की हिस्ट्री मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, और रेलवे के करंट अफेयर 2023 के भी मैंने पढ़ा है। तो जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है ये बहुत अच्छी पोस्ट है, और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो तो प्लीज इसका फॉर्म भरिए। इसमें रेलवे की हिस्ट्री आती है, और वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ पहले ही। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने इससे रिलेटेड, और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी थे। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।